नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। आज के शो में हम कई मुद्दों पर बात करने वाले हैं। इनमें सबसे पहले बात होगी सुप्रीम कोर्ट के उस सख्त तल्ख और गौर करने वाली टिप्पणी की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रेरा की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए इस रेगुलेटर को बंद करने तक की बात कह दी है। विस्तार से बताएंगे पूरा मामला। आगे बात करेंगे देश के सबसे बड़े डेवलपर संगठन क्रेडाई की टॉप लीडरशिप से, जानेंगे बजट पर उनका रिएक्शन, पर्यावरण के लिए उनकी पहल को लेकर। साथ ही बजट ऐलान में वित्त मंत्री ने मंदिर नगरों को डेवलप करने के लिए सीईआर यानी सिटी इकोनॉमिक रीजन की बात कही है। तो वो छोटे शहर जिनकी इकोनॉमी में धार्मिक पर्यटन बड़ा योगदान देता है, उसको भी समझेंगे हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा से। तो सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की रेरा पर टिप्पणी को लेकर। हिमाचल प्रदेश के रेरा कार्यालय को शिमला से धर्मशाला शिफ्ट करने को लेकर विवाद उठा। मामला हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जॉय माल्या बागची की बेंच ने रेरा पर गंभीर टिप्पणियां की। अब समय आ गया है कि सभी राज्य इस अथॉरिटी के गठन पर फिर से विचार करें। डिफॉल्ट करने वाले बिल्डरों को सुविधा देने के अलावा ये कुछ और नहीं कर रहा है। बेहतर होगा कि इस संस्था को ही खत्म कर दिया जाए। ये शब्द किसी आम व्यक्ति के द्वारा नहीं कहे गए हैं। ये शब्द कहे गए हैं देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा, जिसमें शामिल हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची। और ये शब्द उस संस्था के लिए कहे गए हैं जिसे करीब एक दशक पहले देश के रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के मकसद से लागू किया गया था। सोचिए, जिस संस्था का काम देश के रियल्टी सेक्टर को सुधारना था, वो खुद ही बिगड़ गई और डिफॉल्टर बिल्डरों की मददगार बन गई। ये पहली बार नहीं है कि रेरा की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठे हों। 2017 में रेरा लागू होने के बाद से लगातार देखा गया कि बिल्डरों ने इसे महज एक और कागजी मंजूरी से अधिक गंभीरता से नहीं लिया। रेरा में पंजीकरण आदेशों को लेकर जितनी उपलब्धियां बताई जाती हैं, उनका जमीनी प्रभाव वैसा नहीं है। रजिस्ट्रेशन होता है, वो एक मैकेनिकल प्रोसेस बना दिया गया, बिना देखे कि कोई डॉक्यूमेंट क्या वो वैलिड है कि नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे, आपके महाराष्ट्र में भी इस तरह का केस हुआ जहां पे एक फ्रॉडुलेंटली प्रोजेक्ट रजिस्टर कर दिया गया। आप बिहार में देखेंगे जहां पे बिहार अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ये कहा कि आप रेरा के लोगों को ट्रेनिंग दीजिए कि उनको पता ही नहीं है, वो एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट में प्रोजेक्ट रजिस्टर कर दे रहे हैं। देश में घर खरीदारों की संस्था फोरम फॉर पीपल कलेक्टिव एफर्ट्स यानी एफपीसीई के मुताबिक 75% राज्य रेरा एक्ट 2016 की धारा 78 के तहत एनुअल रिपोर्ट जारी करने के अनिवार्य नियम को भी नहीं मान रहे। 7 राज्यों के रेरा, जिनमें कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गोवा जैसे राज्यों ने अपनी एनुअल रिपोर्ट कभी प्रकाशित ही नहीं की। 9 राज्यों ने शुरू में रिपोर्ट प्रकाशित की लेकिन बाद में बंद कर दी। इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। जिस तरह से इन लोगों ने क्वार्टरली अपडेट को लेकर के कर दिया कि सालों साल क्वार्टरली अपडेट नहीं हो रहे हैं और रेरा ऐसे मजबूर की तरह से नोटिस में नोटिस इशू करते जा रहा है। देश के गिने चुने राज्यों की रेरा अथॉरिटी अपने अपडेट जारी करते हैं और उन अपडेट में रजिस्ट्रेशन का डेटा, शिकायतों का निपटारा, एजेंट्स की ट्रेनिंग से अधिक कुछ देखने को नहीं मिलता। पारदर्शिता के दावे तो होते हैं, लेकिन उन दावों को प्रमाणित करने के लिए डेटा नजर नहीं आता। सबसे बड़ी बात कि देश में रेरा को आए एक दशक बाद भी रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डर मनमानी एग्रीमेंट करते हैं। वन नेशन वन एग्रीमेंट की बात बेईमानी लगती है। इस सिस्टम को आए हुए आज तक एक यूनिफॉर्म बिल्डर बायर एग्रीमेंट लोग नहीं बना पाए, एक यूनिफॉर्म एजेंट बायर एग्रीमेंट नहीं बना पाए। आज भी एग्रीमेंट क्या होगा ये टोटली बिल्डर के ऊपर छोड़ा हुआ है। कोई बिल्डर 40 पेज का एग्रीमेंट बनाता है, कोई 70 पेज का एग्रीमेंट बनाता है, कोई 80 पेज का एग्रीमेंट बनाता है। जैसे तहसील भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, वैसे रेरा भी भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, कमीशन खोरी का अड्डा बन चुका है, दलाली का अड्डा बन चुका है। ये कड़वी सच्चाई। एक भी प्रोजेक्ट ऐसा नहीं हुआ जहां पे रेरा ने अपनी शक्तियों का उपयोग करके बायर्स को न्याय दिया हो। अल्टीमेटली जो बायर्स हैं वो परेशान होके या तो हाई कोर्ट आते हैं या सुप्रीम कोर्ट आते हैं। यूनिफाइड एग्रीमेंट अकेला मुद्दा नहीं है। एनुअल रिपोर्ट जारी ना करना, समय पर पूरे हुए प्रोजेक्ट्स, एक्सटेंशन लेकर पूरे हुए प्रोजेक्ट्स, अधूरे प्रोजेक्ट्स की लिस्ट के साथ ही रिफंड, पोजीशन ऑर्डर पर वास्तविक एक्शन समेत लागू हुए रिकवरी वारंट और कितने डेवलपर्स डिफॉल्टर हैं, इसको लेकर भी अब तक किसी भी रेरा अथॉरिटी ने कोई विस्तृत रिपोर्ट जारी नहीं की है। लिहाजा घर खरीदार आज भी उन समस्याओं से जूझ रहे हैं जो रेरा लागू होने से पहले थी।
बजट की एनालिसिस अब भी जारी है। बजट के बाद रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत खुश तो नहीं है, लेकिन हाल ही में नीति आयोग ने देश में अफोर्डेबल हाउसिंग की स्थिति और इसकी ग्रोथ को लेकर सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में बड़े ही बारीक पॉइंट्स कवर किए गए हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट के मौजूदा हालात, चुनौतियों समेत कई मुद्दों पर मैंने नासिक में बात की क्रेडाई की सीनियर लीडरशिप के साथ। आप भी सुनिए पूरी बातचीत। हमने देखा सर काफ़ी अच्छा ये एक तरह से प्रयास है आप लोग के ज़रिए प्लांटेशन की जो एक पहल आप लोगों ने की है। पहले तो इसके बारे में बताइए, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी बातें करेंगे। ये साइट पे जो खड़े हैं हम, ये कोचर गांव है। ये कोचर गांव में ये जो पॉकेट है वो 350 एकड़ का है। तो ये 350 एकड़ में ये 3 महीने में कुल मिला के 1 लाख पेड़ लगेंगे। और यहाँ पर 3 वाटर टैंक बनाए हैं हमने, यानी तालाब है वो 2.5 करोड़ वाटर पानी की लीटर की कैपेसिटी है। और वहाँ से पानी ऊपर से नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और सब पेड़ को पानी मिलेगा। तो इसको हम 5 साल तक मेंटेन करने वाले हैं। एक बार 5 साल में ऐसा टारगेट है कि ट्री 6 फीट 7 फीट से ज़्यादा ऊपर चला जाता है, फिर उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत कम पड़ती है। तो 5 साल हम इसको मेंटेन करने वाले हैं। ऐसे ही ये पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट में टोटल 50,000 एकड़ 50,000 एकड़ में रिफॉरेस्टेशन का काम हम अगले 5 साल में करेंगे। तो ये साल का जो टोटल ये ऐसे अलग अलग साइट्स मिला के टोटल 6,000 एकड़ में ये साल में हम रिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। और उसके साथ में जो फॉरेस्टेशन करते हैं उसमें 60% जो नेटिव ट्रीज है वो लगाते हैं और 20% हम फ्रूट ट्रीज लगाते हैं और 20% ट्रीज हर्बल ट्रीज लगाते हैं। जो ये 40% ट्रीज है वो गांव के लोगों को आमदनी होती है उससे। तो इसी वजह से वो लोग ये जो हमने पेड़ लगाए हैं उसको मेंटेन करते हैं और हमारे ये पूरी मुहिम में हमारे भागीदार बनते हैं। ठीक बात है, प्लांटेशन की बात हो गई, थोड़ा सा रियल एस्टेट की तरफ जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हाल ही में अभी बजट बीता है और बजट के बाद हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी में भी चीज़ें सामान्य ही रही हैं, ना कुछ खुशखबरी मिली है, ना कुछ कम से कम नेगेटिव खबर मिली है। तो मेरा सवाल ये होगा सर कि बजट से, हालांकि हमने पहले भी शो में बात की है, बजट से सही मायने में कितना आप संतुष्ट हैं? हमारी ये बजट से काफ़ी उम्मीदें और आशाएं थी जो पूरी नहीं हुई है, पर हम हमारा काम चालू रखेंगे गवर्नमेंट को समझाने का, गवर्नमेंट को प्रेजेंटेशन करने का कि अफोर्डेबल हाउसिंग इंडस्ट्री के लिए और ख़ास करके लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए कितना ज़रूरी है। और उसमें जो ये जीएसटी में इनपुट क्रेडिट नहीं मिल रही है उसकी वजह से वो आप इनपुट क्रेडिट और जो 5% जो 45 लाख से ऊपर का घर है उसको 5% जीएसटी भरना पड़ता है। तो इनपुट क्रेडिट और 5% ऐड करते हो तो ये अफोर्डेबल हाउसिंग में आजकल जीएसटी है वो 14% से लेकर 16% तक जाता है। जो जब जीएसटी आया तब वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए 8% था, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन में चेंज करते है तो 5% का 1% जीएसटी हो सकता है। तो जो 4% अभी ज़्यादा जा रहा है वो ओरिजिनल लिमिट पे आ सकता है। ठीक है राम सर, हमने बजट से पहले बात की थी तो बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे उम्मीदें आपने की थी बजट से, तो वो चैलेंजेस अभी भी हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं उसको? नहीं, अपना प्रेसिडेंट है, ऑलरेडी भी अब बहुत एफर्ट्स लगाया है, वो जारू रखेगा। अभी बताए ना, सो कंटिन्यूस वो कोशिश तो रहेगा। स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग का डेफिनेशन तो चेंज होना ही पड़ेगा। ऑल 9 ईयर्स अफोर्डेबल होगा जो हो गया ना 2017 में 45 लाख से जो कैप लगाया उससे आज तक कितना इन्फ्लेशन है। सो डेफिनेटली सब लोग सहमत है अपने से, बट डिसीजन में भी हो जाएगा, पक्का हो जाएगा बिकॉज ऑफ प्रेसिडेंट्स कंटिन्यूस एफर्ट्स। शेखर भाई, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि नीति आयोग के साथ मिलकर आप लोगों को काफ़ी कुछ अपनी रिसर्च दी हैं या कई आपने रिपोर्ट पेश की हैं, क्या पॉइंट्स आपने पकड़े हैं उसमें और सरकार से किस तरह का आपको आश्वासन मिला है? जो नीति आयोग से या सरकार से जो बात कर रहे हैं वो 3 या 4 पॉइंट मेन है। एक तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन है, राम जी ने बताया 2017 में आया था 60 मीटर फॉर मेट्रो सिटी, 90 मीटर नॉन मेट्रो सिटी, और उसमें एक 45 लाख का कैप है, अपर कैप है। 45 लाख से ज़्यादा होता है तो जीएसटी 5% देना पड़ता है, 45 लाख से नीचे है तो जीएसटी 1% देना पड़ता है। तो ये 9 साल से ये डेफिनेशन है। तो हम बोल रहे हैं कि ये डेफिनेशन में आप 45 लाख की कैप ही मत रखो, क्योंकि घर जो है घर अपनी साइज़ से अफोर्डेबल बनता है, प्राइस से नहीं। दूसरा चीज़ है कि ये जो
मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में एक इनकम के जो उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके हिसाब से उसको एक लेवल का लोन मिलता है, पर उसको जो उसकी उम्मीद होती है, सपोज उसको 20 लाख का लोन मिलता है, उसकी उम्मीद 40 लाख का घर लेने की, तो उसको 30 लाख की लोन चाहिए, तो उसके लिए उसके पेपर्स कम पड़ते हैं, तो वो उसको बैंक वो लोन नहीं देता है, तो उसको फिर लोन लेने के लिए प्राइवेट फाइनेंसर के पास या एनबीएफसी के पास जाना पड़ता है। वहाँ पर उसको लोन 14% से लेके 18% के बीच में आता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर जैसे एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम है, ऐसी क्रेडिट गारंटी स्कीम अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए कर सके, तो ये जो खास करके लोअर मिडिल क्लास है उसको सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। तीसरा पॉइंट है, ये अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट आप जो देख रहे हो वो 2022 में कुछ 50% के ऊपर उसमें सप्लाई था और डिमांड भी वहाँ पर थी और काफ़ी सारे अफोर्डेबल हाउसिंग में बेनिफिट भी थे। धीरे धीरे सब कम हो गया, बेनिफिट बंद हो गए और लिमिट से क्रॉस हो गया। तो ये बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन ओनली, ये जो परसेंटेज शेयर है वो 50% से लास्ट ईयर में देखो तो 18% आ गया अफोर्डेबल हाउसिंग का ओवरऑल हाउसिंग सप्लाई में शेयर, और यही डेफिनेशन अगर कंटिन्यू रहा तो मुझे डर है ये 10% से भी नीचे आ जाएगा। इसीलिए सप्लाई के लिए हमने एक थर्ड सजेशन किया है, जो ATIB जो इनकम टैक्स में डेवलपर जो अफोर्डेबल हाउसिंग बनाता था उसको एग्जम्पशन देते थे, या तो एग्जम्पशन की ATIB की स्कीम वापस चालू करे, या तो अभी जो नई इंडस्ट्री लगाता है उसको 115 BAB उसमें 15% टैक्स लगता है, तो ये जो नए अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है उसको भी उसमें समावेश करे। ऐसी एक तीसरी हमारी एक डिमांड है। चौथा ऐसा है कि जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट होता है जो कस्टमर पे करता है वो तो उसके लिए खर्चा है, और जो हाउसिंग लोन देता है जो इंटरेस्ट की उसको इनकम है तो अपनी वो बैलेंस शीट में तो एज ए इनकम बुक करता है। तो हमारा ये मानना है कि जो खर्चा कर रहा है हाउसिंग लोन इंटरेस्ट पे कर रहा है, अगर मैं कंपनी के नाम पे घर लेता हूँ और मैं इंटरेस्ट पे करता हूँ तो वो मुझे डिडक्शन मिलता है, पर इंडिविजुअल जब मैं घर लेता हूँ और हाउसिंग लोन लेता हूँ और उसमें इंटरेस्ट पे करता हूँ मुझे डिडक्शन नहीं मिलता है। पहले 2 लाख रुपए तक का मिलता था, वो ओल्ड रिजिम में अभी भी कंटिन्यूस है, पर ज़्यादातर लोग न्यू रिजिम में शिफ्ट हो गए। तो हमारा ये कहना है कि जो इंटरेस्ट है उसको एज ए एक्सपेंस इंडिविजुअल को भी मिलना चाहिए, तो वो उसका एक्चुअली एक्सपेंस है। ठीक बात है, क्योंकि आप अहमदाबाद से हैं, क्योंकि आप रियल एस्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे देश के, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स होने हैं, उसके लिए डेवलपर्स की क्या तैयारी है, आप लोग किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं? कॉमनवेल्थ के अंदर पहले तो जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब तैयार करना है, प्रेजेंटेशंस करने, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, कहाँ, वो सब तैयारी है वो गवर्नमेंट को करनी पड़ती है। वो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2 साल पहले गुजरात गवर्नमेंट, अहमदाबाद और सेंट्रल गवर्नमेंट ने तीनों के मिलके ये तैयारी कर ली है, पूरा ढांचा तैयार है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑलरेडी काम चालू हो गया है। डेवलपर का जो रोल है, जो ओलंपिक विलेज बनता है या स्पोर्ट्स विलेज बनता है, तो वो विलेज में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से, यानी गवर्नमेंट बोलेगी ये इतने अपार्टमेंट्स चाहिए एथलीट्स के लिए जो यहाँ आके रहेंगे, उनके लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में प्राइवेट डेवलपर से वो घर बनाएंगे, जब तक ये स्पोर्ट्स चल रहा है तब तक वहाँ पर यूज़ होंगे, फिर वो मार्केट में सेल के लिए आएंगे। तो गवर्नमेंट को ये ओलंपिक विलेज का बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि आपने पास्ट में काफ़ी सारी ओलंपिक हुई है, वहाँ पर देखा है कि ये जो स्पोर्ट्स विलेज बनते हैं वो फिर भूतिया हो जाते हैं, कोई उसमें रहता नहीं है। तो इस बार हमारी गवर्नमेंट ने अच्छा प्लानिंग किया हुआ। ठीक है, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ के रियल एस्टेट में कितना बढ़ोतरी होती होगी? है ना, ओवरऑल ये जो 2030 तक एक एस्टिमेट ऐसा है, टोटल 1 लाख करोड़ के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट का, जो प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे होटल्स है, मॉल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वो सब में टोटल 1 लाख करोड़ का, जो अहमदाबाद का ऑलरेडी जो GDP है वो GDP में 5 साल में 1 लाख करोड़ का इजाफा होगा। तो उसकी वजह से ओवरऑल अहमदाबाद और गुजरात की इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा, तो रियल एस्टेट को भी बढ़ावा मिलेगा। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कैसे उन शहरों के रियल एस्टेट पर फोकस बढ़ा है जहां फेमस धार्मिक स्थल हैं, कैसी अपॉर्चुनिटी बन रही है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा के साथ की बातचीत।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और अब रुक करते हैं एक और खबर का। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में CER यानी सिटी इकोनॉमिक रीजन बनाने की बात की है। ये योजना छोटे शहरों के लिए है, खासकर उन शहरों के लिए जहां धार्मिक पर्यटन अधिक हैं। बीते कुछ साल में इन शहरों में होम स्टे, हॉस्पिटैलिटी के साथ ही यहां बसने के इरादे से लोगों ने प्रॉपर्टी निवेश बढ़ाया है। इस पर मैंने बात की हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा के साथ। सबसे पहले मैं बजट की योजनाओं से शुरू करना चाहूंगा कि वित्त मंत्री ने ये जो CER का नया मॉडल दिया है, इसको कैसे देख रहे हैं, इसमें क्या उनकी प्लानिंग है, आप लोग किस तरह से योगदान दे रहे हैं? मेरा मानना दीपक जी ऐसा है कि वित्त मंत्री ने हमको ये मार्गदर्शन दिया है कि आगे भारत की प्रगति किस ओर होने वाली है। और अभी तक जो हमारी सोच थी कि सिर्फ अर्बन इंडिया के 4, 5, 6 शहरों में ग्रोथ होगी, अब शायद ये समझ में आ रहा है कि ग्रोथ उन जगहों पर होगी जहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ तीनों साथ में हो रही है। और ये जो CER का अनाउंसमेंट हुआ है और कुछ इसमें शहर आइडेंटिफाई किए गए हैं, ये उसी तरफ एक मूवमेंट है। और इन जगहों पर धीरे धीरे सरकार भी ज़्यादा योगदान करेगी और मुझे लगता है कि सारे लोगों का भी अब फोकस इन जगहों पर ज़्यादा जाएगा। क्या हम मान के चलें कि मेट्रो सिटीज़ अब लगभग पूरी तरह से भर चुकी हैं, अब मेन फोकस टीयर 2 सिटीज़ पर है? क्योंकि जब हमने देखा कि 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बन रहे हैं, रोड पे काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट है, कैपेक्स प्लान किया गया है, या इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन पर काफ़ी सरकार का फोकस है, तो ये जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है, इससे टीयर 2 सिटीज़ के रियल एस्टेट को कहाँ देखते हैं? मैं इनको राइजिंग इंडिया के शहर मानता हूँ, टीयर 2 इंडिया से ज़्यादा। और ये एक इंडिकेशन है कि राइजिंग इंडिया में एजुकेशन भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है, क्योंकि अब बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। और लोगों को ये समझ में भी आ गया है कि सिर्फ बड़े बड़े शहरों में जाने से आर्थिक ग्रोथ होगा, ऐसा नहीं है। जो कल तक छोटे शहर थे वो कल के बड़े शहर बनने वाले हैं। और यहाँ पे जो भूमि से जुड़ा हुआ रह जाएगा, उसकी आर्थिक प्रगति भी बहुत ज़्यादा तेज़ होगी। ठीक है, अब आपके हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा पर आते हैं और उसको विस्तार से समझते हैं। अभी भी आपकी प्लानिंग सर ज़्यादातर फोकस प्लॉट डेवलपमेंट पर ही है। मैं ओवरऑल समझना चाहूँगा कि अभी आप किन शहरों पर फोकस कर रहे हैं, प्लॉटेड डेवलपमेंट के अलावा वर्टिकल डेवलपमेंट को लेकर क्या प्लानिंग है? दीपक जी, ज़्यादातर अभी हमारी कंपनी इस साल भी ज़्यादातर लैंड के ऊपर ही फोकस्ड रही है। हमने जैसे पहले 48 शहर आइडेंटिफाई किए हुए हैं, अब उनमें से हम 16 जगहों पर पहुंच चुके हैं। उसमें अयोध्या जी भी है, वृंदावन भी है, अमृतसर भी है, गोवा भी है, शिमला भी है। और जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर्थिक ग्रोथ का कारण बनता जा रहा है, वहाँ पर हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा जाने की कोशिश करेगा। इस साल करीबन हमारे ओवरऑल कारोबार का 20% हमारे वर्टिकल डेवलपमेंट में से आएगा और वो अगले साल तक बढ़ के 30 से 32% हो जाएगा। हम वर्टिकल डेवलपमेंट अभी मुंबई शहर में ही फोकस्ड है। हमने अभी तक एक लॉन्च किया है हमारा आउटसाइड मुंबई सबब्स में नायगांव में एक प्रोजेक्ट, ग्रोथ प्रोजेक्ट जिसे हम कहते हैं। और वहाँ पे हमें लोगों ने बहुत हौसला हमारा बढ़ाया है, बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया है। अभी हमारे अगले 3-4 महीने में 2 लॉन्चेस और मुंबई शहर में आ रहे हैं। और हमारा मानना ये है कि हम ये बैलेंस रखना चाहेंगे, क्योंकि जो राइजिंग इंडिया है उसकी स्टोरी से हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा जुड़ा हुआ है और वो जुड़ाव कम नहीं होना चाहिए। तो 65 to 70% हमारा काम ज़मीन में रहेगा और 30 से 35% वर्टिकल डेवलपमेंट में। ठीक है, ये क्लियर आपने किया कि वर्टिकल डेवलपमेंट में आप मुंबई में ही फोकस रखेंगे। तो किस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं? रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट कर रहे हैं या फिर टेक ओवर करके आप होलसेल अपना प्रोजेक्ट? नहीं, अभी हम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट तो नहीं कर रहे हैं दीपक जी। हमने एक जैसे नायगांव में एक अफोर्डेबल हाउसिंग का प्रोजेक्ट किया है। अभी हम चर्च गेट के पास में एक वर्टिकल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम चौपाटी पे एक सुपर लग्जरी प्रोजेक्ट कर रहे हैं और लगभग हम इसी रेंज में रहेंगे। या तो हम अफोर्डेबल हाउसिंग या सुपर लग्जरी सेगमेंट, इन 2 सेगमेंट में अगले कुछ महीनों तक, सालों तक हमारा फोकस रहेगा। पर मुंबई बहुत ही डायनामिक सिटी है और जैसे जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी वहाँ पर हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा जाने की कोशिश करेगा। प्लॉटेड डेवलपमेंट में जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था, उनको किस तरह का रिटर्न मिला है बीते इन सालों में? पिछले 3 साल बहुत ही अच्छे रहे हैं और मेरा मानना है एवरेज रिटर्न, जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, दापोली जहाँ पर हमने 2021 में हमारी शुरुआत की थी 450 रुपया स्क्वायर फुट से, अब वहाँ पे 2000 से 3000 रुपया स्क्वायर फुट का दाम हो चुका है। अलीबाग में 6-7 हज़ार रुपये का दाम हुआ करता था, वहाँ 12-14 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट का दाम हो चुका है। गोवा में जहाँ 3000 का दाम था, वहाँ 9-10 हज़ार रुपये स्क्वायर फुट का दाम हो चुका है।
तो 30 से 35% कंपाउंडिंग रिटर्न पिछले 3 से 4 सालों में लोगों को मिला है। मगर मेरा मानना यह है कि ज़मीन में इन्वेस्टमेंट कभी भी 10 साल की सोच के साथ होना चाहिए, और 10 साल तक जो ज़मीन में इन्वेस्टेड रह सकता है उससे 20 से 22% कंपाउंडेड रिटर्न ज़मीन में भारत की हिस्ट्री में हमेशा मिला है, और मेरा मानना आगे भी मिलता रहेगा। ठीक है, इसमें सर एक और इम्पोर्टेंट सवाल ये होता है कि आप IPO लेकर कब आ रहे हैं? अभी तो समय है दीपक जी, अभी हमारी जर्नी को 4 साल 5 साल ही पूरे हुए हैं, और हम कंपनी को और आगे बढ़ाना चाहेंगे। और जैसे लोगों ने हमारा हौसला सब चीज़ों में बढ़ाया है, जब सही समय आएगा हमारा मानना है उसमें हमें IPO में भी सही टाइम पे मदद मिलेगी। उम्मीद करें कि अगले 2 से 3 सालों के अंदर? हम भी ऐसी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल। ये जो डायनेमिक चेंज हो रहा है, क्या रियल एस्टेट मार्केट में ओवर सप्लाई की स्थिति लग्जरी सेगमेंट में तो नहीं बनने वाली है, और अफोर्डेबल लगातार घटता जा रहा है, तो ये जो मिसमैच, ये जो डिसबैलेंस हो रहा है, इसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए? चुनौती कहाँ पर है? अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड की प्रॉब्लम नहीं है, अफोर्डेबल हाउसिंग में सप्लाई की प्रॉब्लम है। और क्योंकि 2011 से 2020 तक रियल एस्टेट मार्केट में बहुत ज़्यादा चढ़ाव नहीं आया था, तो अब जब 2021 के बाद चढ़ाव आया है, लग्जरी मार्केट की डिमांड सबसे ज़्यादा छुपी हुई थी, वो सबसे ज़्यादा उभर के बाहर आई है, और शायद आगे भी अच्छी सस्टेन डिमांड लग्जरी मार्केट में रहेगी। और जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ जिस सेगमेंट में मार्केट में आएगा, हमारा ऐसा मानना है वो अफोर्डेबल हाउसिंग में आएगा। और सरकार इसने पहले जैसे ATIA का एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था बहुत साल पहले, वो रह गया। कोई ना कोई टैक्स बेनिफिट यदि सरकार की तरफ से आए तो डेवलपर्स भी ज़्यादा रुझान अफोर्डेबल हाउसिंग की तरफ करेंगे, और अफोर्डेबल हाउसिंग भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारा मास पॉपुलेशन में हाउसिंग होना बहुत ज़रूरी है। हाउसिंग बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ क्रिएट करता है। आपने लॉन्च किया पहला प्रोजेक्ट अफोर्डेबल, तो जब आप मार्जिन नहीं था फिर आपने क्यों लॉन्च किया, और उसको मैनेज कैसे किया? दीपक जी, हमारा मानना है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में इनोवेशन का स्कोप सबसे ज़्यादा है, और मार्जिन अफोर्डेबल हाउसिंग में थोड़ा कम होता है। उससे कुछ कारण होते हैं। हमने थोड़ा उसके ऊपर स्टडी करके ये तय किया कि अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में साइट ऑफिस बनाना, सैम्पल फ्लैट बनाना, पार्ट पार्ट में कंस्ट्रक्शन शुरू करना, सेल अच्छे से नहीं कर पाना इसलिए कॉन्ट्रैक्टर के पेमेंट डिले होना, इस सब के मिश्रण में 2000 करोड़ के एक प्रोजेक्ट में करीबन 200 से 250 करोड़ रुपए इस सब में वेस्ट हो जाते हैं। तो हमने जो हमारा लॉन्च किया उसमें ना हमने साइट ऑफिस बनाया, ना हमने सैम्पल फ्लैट बनाया। हमने सारा लॉन्च AI टेक्नोलॉजी को यूज़ कर किया। हमारा एक सिंगल सेल्स पर्सन भी हमने इस लॉन्च के लिए अपॉइंट नहीं किया, और 9 टावर्स पे कंस्ट्रक्शन एक साथ में शुरू कर दिया, और लोगों ने बहुत हमारा समर्थन दिया, बहुत हमें हौसला बढ़ाया। और हमने जितने 1450 अपार्टमेंट करीबन सेल के लिए खोले थे, उसमें हमको ओवर सब्सक्रिप्शन मिला, सेल सारी एक साथ में हो गई, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी मैनेजेबल रहा। और इससे हमको हमारी जो सोच थी कि इनोवेशन का स्कोप सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग में है, और यदि इनोवेशन करेंगे तो मार्जिन भी अच्छा मिलेगा। ये दोनों बातें हमें लगता है कि हम सिद्ध कर पाए। बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपने पूरा एनालिसिस किया और उसके बाद प्रोजेक्ट लॉन्च किया, तो उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट आपका सक्सेसफुल भी हुआ, क्योंकि उसके रिस्पांस हमने देखे काफ़ी शानदार रहे। बहरहाल बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आज प्रॉपर्टी प्लस में इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।